जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और हम देख रहे हैं पीसीएस 2023 के लिए इकोनॉमी का पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक ना, पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक कई सारे चैप्टर कंप्लीट करते चले हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक जो चैप्टर हम लोगों ने देखा वो देखा है हम लोगों ने अभी तक लगभग 6 से 7 चैप्टर हम लोग इकोनॉमी में देख चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, इंडस्ट्रियल के बाद टर्शियरी सेक्टर, फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। क्या है फिस्कल पॉलिसी और रेवेन्यू, उसमें कैसे काम करता है। टैक्सेशन देखा हमने प्लानिंग इसके बाद देखा। उसके बाद हमने मनी एंड बैंकिंग देखा। मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, ठीक है ना, कितने तरह के बैंक्स हैं, है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमने देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने सोशल डेवलपमेंट देखा और अब हम देख रहे हैं अपना जो नया चैप्टर है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट और मैसेज करके बोल रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन वाली जो क्लास होती है जिसमें सिर्फ मैं आंसर्स बताता हूँ, वो वाली क्लास वो गलती से देख लेते हैं। उनको लगता है कि फिर वो लगते हैं कमेंट करने की सर हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में समझाइए, उर्दू में समझाइए। यार आप लोग, मैं बार बार उस वीडियो में अगर आप या तो बेमतलब का 2-4 लाइन आप सुन करके या फिर इंग्लिश में लिखे अक्षरों को देख करके आप कमेंट कर देते हैं, आप पूरा सुनते ही नहीं है वीडियो। या तो ये हो सकता है, या तो दूसरी बात ये है कि आप लोग मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि ये रिवीजन क्लास है, ये फंडामेंटल क्लास नहीं। जैसे देखिए, ये जो आज की चैप्टर है, जो आज की क्लास में, उसमें मैं बताऊँगा कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया। लेकिन जब मैं रिवीजन क्लास में आऊँगा तो सीधे मैं बता दूंगा कि यूएनडीपी अडॉप्टेड एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन, तो मैं इसका ईयर बता दूंगा बस कि 1995। तो आप कहोगे सर आप इसकी हिंदी नहीं बताए, सर आप इसका मतलब नहीं बताए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है। आप बेसिकली आप रिवीजन क्लास कई बार देख रहे होते, क्योंकि उसी चैप्टर को मैं बस 5 मिनट में 10 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ ताकि जो बच्चे उसको पढ़े हुए हों उनका रिवीजन हो जाए। तो आप जब फंडामेंटल क्लास देखेंगे तभी आपको रिवीजन वाली क्लास समझ में आएगी, नहीं तो रिवीजन वाली क्लास फिर रटने जैसी हो जाएगी सिर्फ। ठीक ना, तो आप लोग दोनों क्लास देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये दोनों ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए गरीबी है, और गरीबी है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है ना, यानी बेरोजगारी है। क्योंकि देश में गरीबी है तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। मतलब गरीबी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अमीर हम लोग, ऐसा नहीं कि सब कुछ इतने ज़्यादा पैसे हैं कि एकदम सबके लिए एक फैक्ट्री खोल दी जाए, सबको एम्प्लॉयमेंट दे, उस मामले में गरीब, ठीक है ना। तो गरीबी है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्या है, गरीबी है। तो कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो इस चैप्टर में हम दोनों देखेंगे। ठीक, तो प्रश्न है जो यूपीपी से पूछा हुआ है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा कब अडॉप्ट किया यूएनओ। तो इसका उत्तर है 1995, यानी 1995। अब समझिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है क्या। देखिए, 2 तरह की पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, पहले इंग्लिश वाले समझ लें फिर हिंदी वाले। व्हेन हाउसहोल्ड इनकम इज बिलो अ सर्टेन लेवल दैट इट मेक्स इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ सच एज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग, एजुकेशन एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है ना, हिंदी वाले इसको समझें कि देखिए, जब कोई हाउस होल्ड है यानी कोई घर है, कोई घरेलू आय है जिनकी, मतलब एक परिवार है जिसकी आय
इतनी कम हो कि वो पर्सन जो है, जैसे पहले क्या बोला जाता था, फूड क्लोथ एंड शेल्टर अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे बेसिक नीड है। लेकिन क्या अब फूड क्लोथ और शेल्टर सिर्फ बेसिक नीड रह गए हैं हमारे? नहीं, हमारे बेसिक नीड में अब आ गया है सेफ ड्रिंकिंग, अच्छा एजुकेशन, हमें हेल्दी लाइफ, है ना, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व कर ली गई हैं। तो इतना कम पैसा हो उनके पास कि वो फूड क्लोथ शेल्टर, अच्छा जल, अच्छा भोजन, हेल्दी लाइफ, पता चले कि किसी को बुखार हो गया और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, तो वो भी गरीबी की, वो मर जाएगा बिना इलाज के, तो वो भी तो एक तरह की गरीबी के ही श्रेणी में है ना। तो क्या है, हेल्दी लाइफ। तो इन सब को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए भी अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो इस पॉवर्टी को, इस गरीबी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और दूसरी तरह का है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, यहाँ पे रिलेट किया जाता है कि यानी कि ऐसे हाउस होल्ड जहाँ पे जिनके पास थोड़ी बहुत इनकम है लगभग जितना उनको चाहिए अपना बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए, उसकी आधी इनकम, उसका आधा पैसा, आधा सोर्स उनके पास है ना, 50% इनकम है जो एवरेज हाउस होल्ड को चाहिए घर चलाने के लिए, ठीक ना। तो मतलब वो अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कर लें और कुछ नहीं पूरी कर पाते उन पैसों से, ठीक है ना। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने पूरी बेसिक नीड्स को, जो कि शेल्टर, फूड क्लॉथ शेल्टर, ड्रिंकिंग, एजुकेशन एंड हेल्दी लाइफ का जो उनका टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन कौन से हैं, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी, हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कौन कौन से हैं, पहला है हेड काउंट रेशियो, दूसरा है कैलोरी इनटेक कि कितनी कैलोरी मिनिमम उनको चाहिए, और तीसरा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तीन चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट है कमिटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट, नहीं नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट नहीं, एक्चुअली ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ये टाइपिंग एरर है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो वो कौन सी कमेटी थी, अलग कमेटी थी, यानी कि कमेटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, यानी इतना अगर न्यूट्रिशन किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उस आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे पॉवर्टी लाइन घोषित करने वाली कमेटी कौन सी थी, अलग कमेटी। तो पहले आप देख लीजिए कमेटी कौन कौन सी थी। कमेटी पहली है, सबसे पहले कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिमिनेशन एस्टिमेशन, वो कौन सी है, पहली कमेटी है अलग कमेटी, ये कब आई, 1979 में। दूसरी थी लकड़वाला कमेटी, ये कब आई, 1993 में। तीसरी कमेटी जो आई पॉवर्टी एस्टिमेशन पे, वो कौन सी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये कब आई, 2009 में। और नेक्स्ट आई जो चौथी, वो थी रंगराजन कमेटी, ये आई 2014 में। तो ये चारों एक ही बार में, आप इसको नोट्स बना लीजिए, आप इसको, इनका क्रम पूछता है कभी कभी कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए जो कमिटीज़ बनाई गई थी इनको इधर उधर कर देगा और इनका क्रम पूछ लेगा आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक, लॉरेंज कर्व मेजर। क्या मेजर करता है लॉरेंज कर्व, जो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कि इनकम में अलग अलग सेक्शन के लोगों के इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, कितनी इनइक्वालिटी है, उसको क्या मेजर करता है, लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट
idea of cultural poverty. Cultural poverty was given by सांस्कृतिक गरीबी, ऑस्कर लेविस। यानी कि वहाँ के कल्चर की वजह से वहाँ पे क्या इस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कल्चरल पॉवर्टी। कौन दिया, ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी वाज गिवन बाय। वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी वाज गिवन बाय, आंसर जान लें पहले, नर्कसे। नर्कसे कौन थे, नर्कसे। अब यानी वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, यानी कि गरीबी का दुष्चक्र में, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाना, है ना। यानी कि आप सपोज कीजिए कि जैसे आपको इस महीने भोजन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, इस महीने का राशन लाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आप किसी के पास जाते हो कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दो ताकि मेरे भोजन का खर्च चल जाए, मैं नेक्स्ट मंथ आपको दे दूंगा। तो वो कहेगा कि देखो 10,000 रुपये दूंगा लेकिन 10% ब्याज पे दूंगा, तो वो 11,000 रुपये में आपको देगा। आपको कितने देने होंगे, 11,000 रुपये। अब पता चले कि फिर नहीं आ पाया अगले महीने में, तो अब आप उसको देने होंगे कितने, 11,000 रुपये। तो अब अगला जो लोन लेने, पहली बार आपने उधार लिया 10,000 रुपये, अब आपने उधार लिया 11,000 रुपये, ठीक। तो ये 1,000 रुपये क्या हुआ, ये आपको और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, यानी और ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज आएगा, आपके ऊपर दबाव आएगा। तो यही क्या है, इस गरीबी की वजह से और गरीब हो जाएंगे आप, इस गरीबी की वजह से और गरीब हो जाएंगे। एक सुना है ना अपने घर में, कई बार लोग कहते होंगे कि भाई पैसे वाले ही पैसा कमा पाते हैं, है ना, पैसे वालों के पास पैसा आता है क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होता, और क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है, वो गरीबी के दुष्चक्र में, एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। पता चले इस 11,000 को निपटाने के लिए किसी से पता चले 15,000 रुपये ले लिए अगले महीने में, अब ये 4,000 रुपये ब्याज भरने पड़े, चाहे 3,000 भरने पड़े, और ज़्यादा मतलब फंसते चले जाएंगे। इसी क्या कहते हैं, वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु फिक्सेस पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन को कौन फिक्स करता है, नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक। ये कमिटी रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, कमिटी सेटअप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली इन अर्बन एरियाज। जो कमिटी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को, जो अर्बन एरिया में गरीब परिवार है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी का नाम क्या है, उस कमिटी का नाम है हाशिम कमिटी। हाशिम कमिटी। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एज पर तेंदुलकर कमिटी। जो तेंदुलकर कमिटी अभी मैंने पढ़ाई ना क्रम से आप लोगों को, इसीलिए मैंने पहले ही एक ही बार में बता दिया। उसके अनुसार कितनी पॉपुलेशन है, लगभग 21.9, लगभग 22%, आप इसको मान लें, लगभग 22%। हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो किस स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का है। किसका, छत्तीसगढ़। और मिनिमम अगर ये यूटी ले लेंगे तो अंडमान निकोबार, सबसे कम अंडमान निकोबार का है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर यूटी नहीं लेते हैं तो फिर गोवा, स्टेट्स में गोवा कितना है 6%, अंडमान निकोबार का कितना है 1%, ठीक ना 1%। इथोपिया ऑफ इंडिया किसको बोला था, इथोपिया पता है ना, बहुत कहाँ का देश है ये, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इथोपिया कहाँ का देश है, और इंडिया का इथोपिया किसको कहा जाता है। चलिए मैं इंडिया का इथोपिया किसको बोला था मैं बता देता हूँ, एमपी को, मध्य प्रदेश को, क्योंकि वहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है ना, शिशु मृत्यु दर, और मैल न्यूट्रिशन यानी कि उतना न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, यानी कि कुपोषण का शिकार
वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए इसको एमपी को क्या बोला जाता है, इथोपिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल एक्सेस इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, सुटेबल टू एक्सेस इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि सबसे सुटेबल हम लोग कौन सा मेजरमेंट लें जो पॉवर्टी की इंटेंसिटी को बताए, तो क्या होता है वो, कौन सा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या इसका आंसर है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसको 3 डायमेंशन में मापा जाता है, 3 डायमेंशंस को रख के, ठीक ना। पहला एक मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रा, ठीक ना, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट, हु सजेस्टेड दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इफेक्टिव टूल के रूप में उभर कर आ सकता है पॉवर्टी, गरीबी निवारण के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए 8-10 लोग एक आपस में ग्रुप बना लें और क्या करें, उसमें सब लोग 500-500 रुपये का फंड इकट्ठा करने लगे, ठीक, 10 लोग ग्रुप बना ले, 500-500 रुपये का फंड इकट्ठा करने लगे उसमें, तो 2 महीने में कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा, 1 महीने में 5,000, 2 महीने में 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये, अब सपोज कीजिए कि उसमें से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर किसी को गेहूं उगाना है, या फिर किसी को कुछ कोई भी काम करना है सपोज कीजिए, तो वो उसमें से क्या करेगा, 8-10 लोगों के सारे पैसे वो अपना पिक करेगा, एक आदमी उसको ले करके जाएगा, अपना काम करेगा, और फिर अपना या तो फिर ऐसे काम करेगा जिससे उसके पैसे निकल जाएं। अब वो 10,000 रुपये वो फिर वापस ले आके डाल देगा। अब तीसरे महीने तक पता चले उसमें 15,000 हो गए, 10,000 रुपये जो उसने वापस किए, या 4 महीने बाद जो 10,000 उसने वापस किए, अब 10,000 रुपये और उसमें सारे लोगों के इकट्ठे हो गए, 20,000 हो गए। अब किसी को पता चले उसमें से 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 5,000 ले जाके अपना, तो ऐसे ऐसे उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता जाता है, धीरे धीरे लोग इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, और इकट्ठा जब किसी को उस ग्रुप में से ज़रूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करके वो अपना काम कर लेता है, ठीक। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पॉवर्टी एलिवेशन का सबसे अच्छा तरीका बताया किसने बताया था, मोहम्मद यूनुस ने बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह की, किस वजह से है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये इकोनॉमी में शिफ्ट की वजह से आता है। जैसे सपोज कीजिए कि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे बाई पोस्ट लेकर के आते थे चीज़ों को, बाई पोस्ट लेकर के आते थे, तो कौन आता था, पोस्टमैन आता था, ठीक ना, पोस्टमैन आता था लेकर के लेटर। लेकिन फ़ोन आने की वजह से अब कोई पोस्ट ही नहीं करता है, बहुत कम लोग पोस्ट करते हैं। तो जहाँ 50 पोस्टमैन की ज़रूरत थी वहाँ 1 पोस्टमैन काम कर रहा है, ठीक। पहले से पुलिस में FIR लिखने के लिए पता चले 4 लोग लगे हुए हैं, अलग अलग लिख रहे हैं। अब पता चले इन चारों लोग की जगह अब एक FIR लिखने वाला, एक यहाँ से यहाँ ले जाने वाला, एक यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने वाला, तो 3 लोग लगे हुए हैं, ठीक। या फिर ऐसे देखिए, अभी ट्रैफिक पुलिस आप देख रहे हैं ना, ट्रैफिक पुलिस, तो क्या है, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पता चले कि 4-5 पुलिस वाले खड़े होकर के एक साथ चालान काटना शुरू करते थे। एक यहाँ पे रोकता था गाड़ियों को, बाकी इनके पास ले आया, इनके पास लेके आया, है ना, यहाँ बड़े साहब खड़े हैं। तो अब क्या हुआ, 5 लोग नौकरी कर रहे हैं। अब पता चले एक कंप्यूटर दे दिया गया है और एक यहाँ पे कोई कर्मचारी बिठा दिया गया है, यहाँ लगा हुआ है CCTV चौराहे पे। अब ये आराम से देख देख करके सबका चालान काटता चला जा रहा है, यहीं से, न रोकने की ज़रूरत न किसी चीज़ की ज़रूरत। तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। और स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आए तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। नेक्स्ट है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सपोज कीजिए कि एक घर में 10 लोग हैं और पता चले खेत है इनके पास 1 बीघा,
तो अब ये 10 लोग इसी खेती में लगे हुए हैं और सपोज कीजिए 1 कुंटल गेहूं उगा रहे हैं, और जबकि है क्या कि यहाँ पे 3 लोग मिल करके भी मेहनत करके भी 1 कुंटल गेहूं उगा सकते हैं, तो बाकी 7 लोग क्या हो गए? एक तरह से ये बेरोजगारी का ही वो है कि जबरदस्ती का उस काम में लगे हुए हैं जिससे उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी उस काम में लगे हुए हैं, जबरदस्ती का, है ना। तो इसको क्या बोले? डिसगस्ट इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसी को, ठीक ना। नेक्स्ट है पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ ईयर, जो लंबे समय तक के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिश ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स का कलेक्शन और पब्लिश उसको कौन करता है? कौन करता है? NSSO, NSSO, सेक्टर हैविंग लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो इलास्टिसिटी है, खींचतान है, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है वो सबसे कम किस में होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में। किस में? मिक्स्ड फार्मिंग में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं और इकॉनमी आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।